वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट इन। जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं स्टॉक मार्केट में, तो हर कोई है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो, क्योंकि आजकल तो अवेयरनेस है, सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। तो जैसे ही आप कोई सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, आपका भी मन करता है कि यार हम भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। और क्या होगा होगा जो भी परिणाम हम लगातार खरीदते रहेंगे। 5,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीने के शेयर हो, नहीं घबराएंगे कहीं से भी। तो घबराहट हमेशा दुख के रूप में आती है, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे डेविएट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती है। तो लॉस आके डरा देगा, ऐसा नहीं है। आप लॉस से हैंडल करना, लॉस से टकराना तो आपने सीख लिया, लेकिन प्रॉफिट से टकराना नहीं सीखा था। तब क्या करोगे? यहाँ पे ऐसा भी होगा कि किसी ने 500,000 रुपये में आयशर खरीदा था। अब आयशर भागा भागा भागा, 2,000 हुआ, 3,000 हुआ, 5,000 हुआ, 6,000 हुआ। कितना झेल लेगा आदमी? आखिरकार उसका माल बिक गया, और आज जब वो देखते हैं 15,000, 20,000, 30,000 के भाव हो रहे हैं, तो आदमी देखता रह गया। उसके साथ धोखा हो गया, उसने जो सोचा था वो नहीं हो पाया। तो यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आप लेते हैं, तो आपके अंदर कई सारे बायसेस होते हैं, जिनको कहा जाता है बिहेवियर बायसेस। कैसी व्यवहार की झुकाव की वजह से हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं जिंदगी में हर जगह। इवन कोई प्रधानमंत्री हो, किसी देश का राजा हो, किसी घर में पिता हो, उसके बायसेस गड़बड़ कर सकते हैं, उसकी वजह से गलत निर्णय लिए जा सकते हैं। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र ने गलत डिसीजंस लिए, क्योंकि मोह की वजह से, जो दुर्योधन के लिए उनका मोह था, उसकी वजह से उनका कोई बायस हो गया, कोई झुकाव हो गया, और उसकी वजह से जो भी निर्णय हुए, उन निर्णय का परिणाम काफी गलत निकला। तो यहाँ पे बिहेवियर बायसेस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। पहला बायस कौन सा है? ऑप्टिमिज्म और कॉन्फिडेंस बायस। कुछ लोग सिर्फ आशावादी होते हैं। अगर आपको अपने निर्णय को बैलेंस करना है, तो आशा और निराशा दोनों कंसिडर करके चलना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या दुनिया में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, हंसी मस्ती, फन, इसकी बहुत बात होती है। तो ये बजिंग वर्ड्स हो गए। उसकी वजह से क्या हो गया कि हमने एक झूठ पकड़ा, एक झूठ छोड़ा। एक जमाने में ऐसा था कि पहले जिंदगी गमगीन है और गम के गीत गाए जाते थे और लोग दर्द को जीते थे, तो उस वक्त वो एक अति पे थे। अब दर्द को छोड़ा तो फन को पकड़ लिया, खुशी को पकड़ लिया, मस्ती को पकड़ लिया, हंसी को पकड़ लिया। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम बाकी सब इमोशंस को नकार के कह रहे हैं पॉजिटिविटी। तो जैसे नेगेटिविटी एक झूठ है, वैसे पॉजिटिविटी भी एक झूठ है। आपको इनके बीच में कहीं ठहर के देखना होगा कि सच क्या है। तो ये जो कॉन्फिडेंस का बायस है, या जिसको ऑप्टिमिज्म का बायस है, इससे बचने की जरूरत है। लोगों को जब ऐसा लगता है कि नहीं, बाजार में कोई डर है ही नहीं, खरीदते जाओ खरीदते जाओ खरीदते जाओ, कोई खतरा नहीं है, बेचो ही मत। उन्होंने थोड़ा भी बेचा नहीं, बाजार में लगा झटका। तो 500 रुपये की चीज़ पहुंच गई थी 1400 रुपये, 1400 रुपये को उन्होंने बेचा नहीं। और बाद में जब वो 900 आया, तो अंदर ही अंदर चुभने लगा कि यार 1500 पे 1400 पे बेचा नहीं और 900 आ गया है, बेच देते तो ठीक रहता। फिर हमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता यार, जो होगा, जो किस्मत में है वो मिल जाएगा। ये वो करके अपन बैठे, बैठते बैठते वापस वो 8 महीने 10 महीने में 1200 का हुआ, 1300 का हुआ, 1400 का हुआ, 1450 का हुआ, फिर वापस 1350 हुआ। तो वो जो घटना पीछे हुई थी, उसका असर आप पे हो चुका है, आप उसको मानने को तैयार नहीं है। तो 1350 1400 जब वापस होगा, आप पूरा बेच के निकल जाओगे। बाद में जब वो 1700 2200 2500 होगा, तो आप वहाँ नहीं हो। क्योंकि पहले जो आपने गलती कर दी थी कॉन्फिडेंस बायस की वजह से, अगर आपने वो गलती नहीं की होती, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की होती, तो गड़बड़ कभी नहीं होती। कॉन्फिडेंस बायस में क्या होता है कि ये भी कारण हो सकता है कि आपको अपने ऊपर तो भरोसा नहीं है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी पे, कोई बाहर की एजेंसी पे आंख मूंद के भरोसा होता है। तो उस चक्कर में अब जैसे लोग सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, 2-5 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर ले लिया ट्रेडिंग के लिए, या शॉर्ट टर्म पोजिशनल कॉल्स के लिए, और उठा के बैठ गए। अब कॉन्फिडेंस तगड़ा है कि भाई 2 लाख का सॉफ्टवेयर थोड़ी बेकार हो सकता है। बैठे हैं, थोड़ा नीचे आया तो कोई बात नहीं, तो ये तो होगा ही सी, अभी वापस ऊपर जाएगा। तो उस चक्कर में बैठे हैं, फिर नीचे थोड़ा सा एवरेज भी कर लिया। वो बाय सिग्नल दिखा रहा है, तो बाय सिग्नल दिखा रहा था,
फिर जब नुकसान 1.5-2 लाख का हो गया, फिर वहाँ पे उसने धीरे से सेल दिखा दिया। अब आदमी को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया है, इससे तो अच्छा मैं अपने निर्णय ले लेता। तो इस बात से भी बचना कि हमको अपने साथ वाले लोगों पे उतना भरोसा नहीं होता जितना एक अनजान आदमी पे भरोसा होता है, अनजान चीज़ पे भरोसा होता है। जिस चीज़ को भी आप जानने पहचानने लग जाएंगे, उस पर से आपका भरोसा धीरे धीरे लाइट हो जाएगा। बोले अरे हाँ यार, ये तो आ गया समझ में, अब इस पे नहीं। वो जो है, जो समझ में नहीं आता, जो डिफाइन नहीं किया जा सकता, जो दूर है, उस पर हम काफ़ी भरोसा कर लेते हैं। तो इस बायस से बचें और बैलेंस के बारे में सोचिए, है ना। बैलेंस क्या होगा कि जब मेरी पोजीशन नीचे जा रही है तो मैं सोचूंगा कि चलो अभी निकल जाता हूँ, वापस तैयारी में खड़ा रहूँगा, जंप करके ऊपर चलने लगी फिर से री एंटर कर जाऊँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ताकत नहीं मेरी झेलने की। तो इन्वेस्टमेंट में ऑप्टिमिज्म वाली बात को छोड़िए। जैसे अभी निफ्टी अपना हाई तोड़ रही है, तो हाई तोड़ रही चारों तरफ बाइंग बाइंग, और आगे के टारगेट आएंगे 9500, 10,000, ये वो सब। ऐसे में जो लोग भी आंख मूंद के भागेंगे और ऊपर आसमान को ही देखते रहेंगे, वो गड्ढे में गिर जाएंगे। क्योंकि बीच बीच में बड़े बड़े डिप आएंगे, सडन डिप्स। ऐसा होगा तेजी के बाजार में सडन डिप्स में 500-700 पॉइंट, 1000 पॉइंट का एक डिप आता है, 2-3 महीने के लिए गिरावट होती है, मिड एंड स्मॉल कैप 30-40% गिर जाते हैं, फिर वापस रिकवरी आती है, वो वापस ऊपर आ जाते हैं, पर कई सारे लोगों को मार के चले जाते हैं। तो इस बायस का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है फेमिलियरिटी। फेमिलियरिटी मतलब मैं किसी चीज़ के साथ फेमिलियर हूँ, ये तो सबसे बड़ी बीमारी है। फेमिलियरिटी बायस मतलब मैं किसी भी चीज़ के साथ फेमिलियर हूँ, मैंने कई दिनों से उसमें काम किया है, तो मुझे वो ठीक लगता है। अब लोग कहते हैं कि मैं इक्विटी में काम करता हूँ, मैं निफ्टी के फ्यूचर में काम करता हूँ, है ना, या फिर मैं गोल्ड सिल्वर में, कमोडिटी में काम करता हूँ, दूसरी चीज़ों में काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं फेमिलियर हूँ। तो फेमिलियर क्या आप बचपन से थे, अभी आप दूसरी चीज़ों में काम करने लग जाएंगे, शुरू में थोड़ी मुश्किलों के बाद आप उससे भी फेमिलियर हो जाएंगे, लेकिन आपके पास सारे ऑप्शन तो खुले रहेंगे। तो फेमिलियरिटी कोई आधार नहीं है किसी भी चीज़ को चुन लेने के, क्योंकि उस चक्कर में आप बहुत बेहतर ऑप्शन जो दूसरे मिल सकते हैं उसको आप लेना ही नहीं चाहते। अभी एक बाप अपने बच्चे को डॉक्टर क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि फेमिलियरिटी है, मैं इस फील्ड के बारे में जानता हूँ, इसलिए मैं इसको ये बना दूंगा, इसके बारे में मैं बता सकता हूँ। लेकिन आप नहीं बताएंगे तो भी कोई दूसरी चीज़ को सीखने के लिए कहीं तो कोई रास्ता होगा। तो दूसरी चीज़ों के बारे में भी हम जानें, और अगर उस बच्चे की रुचि कहीं और है तो उसको वहाँ भेजना भी फायदेमंद हो सकता है। ऐसे विकल्पों पे ध्यान देके अगर निर्णय लिया तो कल को पछतावा नहीं होगा, नहीं तो कल को पछतावा हो सकता है। तो फेमिलियरिटी में ध्यान रखना कि मैं ऑटो सेक्टर में या बैंकिंग सेक्टर में या आईटी सेक्टर में पूरी तरह घुसा हुआ हूँ, और मैं कभी एफएमसीजी को देखता नहीं हूँ, मैं कभी फार्मा को देखता नहीं हूँ, मैं कभी कंज्यूमर ड्यूरेबल को जानता भी नहीं हूँ। तो ये चीज़ से बचना, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो सबसे पहले आपको सारे सेक्टर से फेमिलियर कराते हैं, ताकि आपके अंदर ये वाली बात तो रहे नहीं कि मुझे वो पता नहीं है, मैं उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। कंफर्टेबल होने का एक प्रोसेस रहेगा। अभी जैसे एक स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो लोग समझते हैं वहां जाके संबंध बनाता है। संबंध क्या बनाता है? 4-5 बच्चों की लॉबी बना लेता है, 10 साल तक उनके साथ ही रहता है, और कई सारे ऐसे रिजिड पैटर्न डेवलप कर लेता है। तो ऐसे में अगर बहुत सारे लोगों से मिलने की, नए नए दोस्त बनाने की एक्सपोजर मिलता तो उस इंसान की पर्सनालिटी ज़्यादा बेहतर होती है। पर कितनी बेहतर होती वो हम नाप नहीं सकते। ठीक है। तीसरी चीज़ होती है एंकरिंग। एंकरिंग मतलब पहले जो आपने इन्फॉर्मेशन ले रखी है उसको पकड़ के बैठे हैं और आप सारे निर्णय उस आधार पे ले रहे हैं। एंकर किसको कहते हैं? जहाज जो अपना लंगर डाल देता है जमीन पे, तो उसके बाद वो आगे नहीं चल सकता। तो एंकरिंग में ये मान लूं कि एक जहाज ने 4 लंगर डाल रखे हैं, तो लोग क्या करते हैं एंकरिंग हटाने में ऐसा कर लेते हैं कि 3 लंगर तो निकाल लिए पर एक अभी भी लगा हुआ है। तो एक भी एंकर अगर नीचे लगा हुआ है तो आप आगे तो नहीं बढ़ोगे। तो अपने अंदर चेक करो कि कौन सी चीज से आप बंधे रह गए हो। तो एंकरिंग में क्या हो गया कि कहीं किसी को पता लगा कि यार एक बार मैंने रियलिटी में कहीं पैसा लगाया था और खबर आई थी अच्छी उसके लिए, और मैं बैठा रहा 2-3 दिन में तो आधा हो गया। उसके बाद से अपन तो उसको हाथ ही नहीं लगाते। अब जो भी इन्फॉर्मेशन आती है पीछे कहीं आपको पता है कि नीचे जा रहा है रियल एस्टेट, बर्बाद हो जाएगा रियल एस्टेट में, ये खबर आई वो खबर आई, पर ये खबर कब आई थी? क्या 1 साल पहले आई थी? क्या 2 साल पहले आई थी? तो मार्केट में 3 दिन पहले की खबर भी पुरानी पड़ जाती है। एंकरिंग किसको कहते हैं? जैसे मैं बचपन से कहानियां सुनता था, तो बचपन से हमको बताया जाता था कि यार जापान की तो बात ही अलग है, उनकी तो प्रोग्रेस ऐसी है, और यूएस तो ऐसी चीज़ है। अब बचपन से हम कहानियां सुनते सुनते उसको एंकर करके बैठ गए।
तो बहुत समय लगा मुझे ये मानने में कि हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है और उसकी जीडीपी इन सब से कितनी ज़्यादा है और वो इकोनॉमी सेचुरेटेड हो चुकी है। वो जो कहानियाँ थी वो अब कहीं किसी हद तक पुरानी भी पड़ चुकी है। चाइना के एग्जाम्पल जो हम दे रहे हैं, चाइना की ग्रोथ की बातें कर रहे हैं, वो भी 2 साल पहले की कहानी है, अभी वो ग्रोथ डल हो गई है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि हम अपडेट करते रहें अपने आप को। हर इंसान को अपने आप को 3-4 साल में, 5 साल में खुद ही अपडेट कर लेना चाहिए, नहीं तो फेंकने लायक हो सकता है। फेंकने लायक मतलब आपको दरकिनार कर दिया जाता है। लोग कहते हैं जनरेशन गैप है, हमारी कोई सुनता नहीं है, क्योंकि उसमें आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने नई सूचनाओं को नकारते रहे और पुरानी सूचना को पकड़ के बैठे रहे। तो कैसे कोई आपके करीब आए, साथ आए? क्योंकि जो सच है वो सच है, और जो सच जा चुका वो जा चुका, वो अब सच नहीं बचा आज का। तो कल के सॉल्यूशन को आज की प्रॉब्लम पे अप्लाई नहीं किया जा सकता, इस बात को आदमी को मानना जरूरी है। तो एंकरिंग से हटने का सही तरीका क्या है? नई सूचनाओं से अपडेट होते रहो और फिर उन सूचनाओं को आंकते रहो, नापते तोलते रहो, क्योंकि आपके पास जहाँ से भी सूचनाएं आ रही है वहाँ से टाइम लैगिंग हो सकती है। हम लोग थोड़े जड़ बुद्धि के हैं, तो हमको ट्रेडिशनली तो ऐसा बताया गया है कि हमने 5 साल पहले जिसके बारे में जो सुना बिल्कुल मान के बैठ गए। हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि वो सच भी है कि नहीं। अब आप कहेंगे सर हम क्या फुर्सत में है जो एक एक बात जानने की बात करें? तो मानो भी मत ना। अगर आपको जानने की फुर्सत नहीं है तो माना क्यों? पर फुर्सत नहीं थी इसलिए जाना नहीं, पर मान तो लिया, और वही मान के आगे निर्णय भी ले रहे हो, ये मत कीजिएगा। ठीक है, तो एंकरिंग से बचें। फिर चौथा जो आपका बायस है वो है लॉस एवर्शन, मतलब लॉस हो जाने का जो डर होता है आपके अंदर, मुझे नुकसान नहीं हो जाए, नुकसान का डर आपको मारता रहता है। तो उस चक्कर में इनएक्शन आ जाता है। इनएक्शन मीन्स कोई भी एक्शन लेने में डर लग रहा है। हम कहते हैं ना कई बार कि एक मात्रा तक लॉस हुआ तब तक तो आप झेल सकते हो, उसके आगे जब लॉस जा रहा है तो आपको थोड़ा दर्द और हो जाएगा, उसके बाद आप सुन्न हो जाओगे। तो फिर आपसे कोई कहेगा कि यार निर्णय क्या है? कोई निर्णय नहीं। कुछ करना है, खरीदना है, बेचना है, रखा है। बहुत दिनों तक अगर किसी ने अपने पोर्टफोलियो में कोई चीज़ रख ली तो वो इनेक्शन में जा सकता है। इनेक्शन में मैंने एक महिला थी, बुजुर्ग, उनको देखा, उनके पास कोई 100 शेयर इन्फोसिस के कभी रहे होंगे पति के ज़माने से, अभी होते होते वो 4000 शेयर हो गए थे। इन्फोसिस का भाव 3-3.5 हज़ार चल रहा था। अब उन्होंने उसको छेड़ा ही नहीं इतने सालों से। छेड़ते तो कुछ गलती तो हो सकती थी, रखना भी एक बड़ी बात थी, लेकिन वो इनेक्शन में चले गए थे, इतने सालों से कुछ किया नहीं। तो अब हालत ये हो रही थी कि उनके सामने शेयर 3000 से 2200 आता था, 2200 से 3200 जाता था। तब रोज अपना कोई सिटी बस लेके 10-15 रुपये का खर्च करके हमारे पास आ जाती थी और फिर 10-15 खर्च करके वहाँ चली जाती थी। उनका बच्चा 10,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहा था और इन्फोसिस यहाँ साल का 40 लाख का फर्क डाल रहा था। तो कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते नए सिरे से कैलकुलेट करके कि अब क्या करना हमारे लिए बर्बादी हो गया है और क्या करना हमारे लिए सेविंग हो गया है। हमको कहाँ पे पैसा अब खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ हमको नया खर्च एक्सपेंस अलोकेट करना होगा इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। तो उन महिला को क्या करना चाहिए था कि धीरे धीरे थोड़ा निर्णय लेने की कोशिश करनी थी। अब 4000 में से 50 शेयर भी बेचते और कहीं कुछ गैप मिलता 500 रुपये का, तो पता लगता कि हाँ यार पैसा आया, इतने 25,000 रुपये आए हैं, फिर 30,000 रुपये आए हैं, फिर 40,000 रुपये आए हैं। पूरा खाली करना नहीं था, समझने की कोशिश करनी थी कि ऐसे केसेस में क्या क्या किया जा सकता है। समय बचा के वो समय कहीं स्टडी में लगाना चाहिए था, ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ में। स्टडी ऐसा नहीं कि आप किसी से भी राय पूछते फिर रहे हैं, ये देखे बगैर कि उस आदमी ने कुछ किया भी है कि नहीं आज तक ढंग से, है ना। तो वो देखते हुए आपको सही आदमी तक पहुंचना, सही आदमी को चुनना, ये भी आप ही का काम है। अगर घर में बैठ जाओगे हाथ पे हाथ बांध के और सोचोगे कि यार बाहर तो बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो सही बात है, आपकी 10 में से 9 बना रहे होंगे, एक आदमी शायद सही होगा। तो उस एक आदमी तक उसको ढूंढना, उस तक पहुंचना, उसकी बातों को समझना, उस पर काम करना, ये आप ही का काम है, किसी और इंसान का काम नहीं है। घर में नहीं आ जाएगा वो इंसान ढूंढता हुआ आपको, तो ये आपके काम का हिस्सा है। ठीक है, इस बात को आप समझेंगे तो लॉस एवर्सन
आपका धीरे धीरे काम करते हुए आपको पता लगेगा यार जितना मैं डर रहा था उतना डरने की जरूरत नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया। कभी कभी ऐसा हो गया आपने माल बेच दिया और उसके और 400 रुपये ऊपर चला जाता है इन्फोसिस, तो आपको वो लगता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को प्रॉफिट में से कुछ कम मिला, लेकिन अब बेचने की तैयारी तो हुई, नहीं तो पता चला कि वो 3000 से 3500 भी गया और 3500 से 2000 भी आ गया, तब तक भी आपसे कोई एक्शन हुआ ही नहीं। और ये उन लोगों के साथ बहुत हो सकता है जो 15-20 साल से होल्डिंग करके बैठे हुए हैं, क्योंकि जब तक वो मार्केट से फेमिलियर नहीं होते तब तक बेचने की कला भी तो नहीं आती। खरीदने की कला थोड़ी है, बेचने की कला भी तो एक चीज है। तो चीजों को पकड़ना है एक सीखने की चीज है, तो चीजों को छोड़ना भी एक सीखने की चीज है, तो वो करना पड़ता है। हम तो कई बार लॉस करने वाले लोगों से कहते हैं कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को तो भरोसा ही नहीं है मार्केट पे, क्या करूं मैं, छोड़ दूं क्या? मैंने कहा छोड़, अगर आप में दम हो तो छोड़, क्योंकि 5 साल से तो 4 बार छोड़ दिया आपने इसको, तो छोड़ने के लिए भी तलाक तो लेना पड़ेगा ना। बीवी को मायके बिठा बिठा के थोड़ी छोड़ सकते हो, तो आपको तलाक लेने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, समझना पड़ता है कि कैसे होगा, उसकी कीमत क्या है। ऐसे ही मार्केट छोड़ने के लिए भी सीखना जरूरी है, ताकि आप मेंटली बाहर जा सको। नहीं तो जो लोग छोड़ के गए वो 15 महीने बाद वापस आ गए मरने को पिक पे, और फिर से एक नया नुकसान खड़ा कर लिया। तो 10 वर्षों में 5-6 बार छोड़ा और 50 लाख साफ कर दिए। इससे अच्छा होता कि पकड़ लेते ठीक से, समझ लेते ठीक से। फिर होता है 5वां बायस, हर्ड मेंटेलिटी। हर्ड मेंटेलिटी सबसे ज्यादा इंसान की प्रॉब्लम है कि जहां भीड़ इकट्ठी होती, भेड़ चाल, वहां चलना उसको सबसे आसान लगता है। तो अब जीन्स काट काट के लोग चल रहे हैं तो मैं भी चलूंगा, बेटर लगेगा। आज से 5 साल बाद इसी बात पे लोग हंस रहे होंगे, अभी नहीं हंसेंगे। तो लोगों के बीच में खड़ा होकर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन वो सुरक्षा झूठी है। तो हार्ड मेंटेलिटी में रह के आप अगर सोचो कि मैं वारन बफे या झुंझुनवाला बन जाऊंगा, तो पॉसिबल है क्या? हार्ड में रह के, भीड़ में रह के, भीड़ की तरह आपके परिणाम आएंगे। तो लोग भीड़ की सुरक्षा चाहते हैं और एक खास इंसान बनना चाहते हैं। तो भीड़ से अलग हटके खास इंसान तो बन ही नहीं सकते ना। आपकी एक खासियत तो वहीं डिक्लेयर हो जाएगी, भीड़ से बाहर आके खड़े होने की ताकत, हिम्मत तो लाओ। भले आपको 2 रुपए का नुकसान हो जाए, लेकिन भीड़ से बाहर आए, वहीं से आपने एक बार डिक्लेरेशन कर दिया कि भाई इस सफर की शुरुआत तो हुई। तो हर्ट से बाहर आने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता हो जो कुछ भी आप करते हो वो आप क्यों करते हो। तो जिंदगी में 80-90% काम हम जो भी करते हैं उस पर हमने कभी सोचा नहीं कि हम क्यों करते हैं। लोगों की हालत तो ये है कि माँ बाप ने उनकी शादी कर दी, उसको शादी क्यों करनी थी उसको पता नहीं, किससे करनी थी उसको पता नहीं, अब आगे कैसे जीना है पता नहीं, और माँ बाप बताए बगैर साइड में हो लिया। अब 5 साल 10 साल आदमी सिर फोड़ता रहे, और फिर आखिर में जब वो मुर्दा जैसा हो जाए अंदर से, तो कहे वाह चलो सबकी हालत खराब है, मेरी भी खराब है, चलता है। हम कभी अपनी बेहतरी का रास्ता ढूंढने के लिए जो रिस्क उठाना होता है उसके लिए भी तैयार नहीं होते। तो हर्ड मेंटेलिटी में से बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मेरी एक सही अप्रोच है, मुझे पता हो कि सही स्टॉक चुन रहा हूँ, कहाँ से चुन रहा हूँ। जैसे हम आपको बताते हैं कि म्यूचुअल फंड की बेस्ट बाइंग, जिनकी बाइंग अभी ऊपर जा रही है, जिनका फंड 5 साल का 10 साल का ग्राफ भी ऊपर चढ़ रहा है, उसमें से अलग अलग सेक्टर के 10 शेयर चुने और रख रहे हैं। ऐसे में इधर उधर से कहीं से आवाज आई तो आपने उसको एकदम कान बंद करने की जरूरत नहीं है, कान से सुना, पता लगा कि यार इस सेक्टर का ये शेयर मेरे पास है, ये दूसरा बता रहा है, दोनों को कंपेयर किया, अरे यार मेरे पास वाला ही बेटर है, ठीक है इसको कंटिन्यू करता हूँ। थोड़ा सा डाउट लगा कि यार मेरे पास का ही बेटर है, सब पक्का पता नहीं लग रहा, एक काम करता हूँ 70% मेरा वाला रखता हूँ, 30% इसका वाला ले लेता हूँ। कर लिया अरेंजमेंट। सूचना को अकोमोडेट कैसे करना है कर सकते हो, एक बार एक्सपेरिमेंट करोगे, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में रिजल्ट सामने आ जाएगा। ये तो बहुत लंबी यात्रा है, एक पोर्टफोलियो लेके चल रहे हो 40 साल के लिए, तो यहाँ साल 6 महीने के लिए गलत हो जाने में अगर आप छोटे दिल के हो जाएंगे, मुंह छोटा करेंगे, तो आगे कैसे चलोगे? ये तो बहुत बड़ी बात है। 10, 15, 20 या 50% के फर्क से भी सफर रुकना नहीं चाहिए। ये समझ ही आपको ताकत देती है। अदरवाइज जितने भी लोग यहाँ पे पहलवान बन के आए हैं और 2 साल तक आगे आगे भाग रहे हैं, वो अगले 3-4 साल में थक के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं है हारने की, उनकी तैयारी नहीं है उस मरे हुए सुस्त मार्केट को देखने की, जब एक शेयर 10% भी हिलता नहीं है 3-3 महीनों के अंदर, जब बार बार लो पे लो टूटते हैं और वहां जाके पड़ा रह जाता है शेयर,
तब मक्खियां उड़ती है ब्रोकर्स के टर्मिनल्स पे। उस दौर को गुजारने की तैयारी भी इंसान को चाहिए। उस वक्त आपके पास जो पैसा आता था वो भी एक चौथाई रह जाएगा। ये जो इफराती दिख रही है अच्छी इकोनॉमी में, ये इफराती खत्म हो जाती है। लोगों के पास पैसा आना कम हो जाता है, तो स्पेयर पैसा लगाने की जो गर्मी थी वो खत्म हो जाएगी। ऐसे में पोर्टफोलियो दम तोड़ते हैं। तो हर्ड मेंटेलिटी में चल के काम होगा नहीं, क्योंकि हर्ड तो भाग जाएगी मंदी में। तो ये पूरा सफर करने के लिए आपको अपनी समझ चाहिए। वो समझ 6 महीने की ट्रेनिंग जो हमारे साथ कर लेता है, उसको अपनी तरफ से भी मेहनत करनी पड़ती है और चीजें आजमा के देखनी पड़ती है, तब जाके वो बात दिमाग में घुसती है। हम कुछ घोल के पिला नहीं देते, ना कोई पिला सकता है। इसके बाद बात आता है रिसेंसी बायस। ये बहुत काम की चीज है। रिसेंसी मतलब जो रिसेंटली हुआ है वही हमको दिखता है। तो रिसेंटली अगर आप तेजी रही है तो हमको तेजी दिखेगी और अचानक से मंदी आ जाएगी। रिसेंटली अगर मंदी रही है तो हमको मंदी दिखती रहेगी और अचानक से तेजी आ जाएगी। तो रिसेंसी की वजह से हम पीछे नहीं देख पाते। रिसेंसी में ये हो सकता है कि किसी स्टॉक ने पिछले 3 महीने में बहुत तेजी दिखाई, तो आपको लगा मैं इसको लेके रख लेता हूँ, 10 साल के लिए छोड़ दूंगा। तो भाई 3 महीने से भागा तो 10 साल के लिए छोड़ने लायक हो गया क्या? नहीं। अगर मुझे 10 साल के लिए छोड़ना है तो मुझे पीछे 10-20 साल का हिस्ट्री चार्ट में देखना पड़ेगा, हिस्टोरिकल चार्ट देखना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि इसका परफॉर्मेंस कितना कंसिस्टेंट रहा है, उसके बाद मैं उसको छोड़ सकता हूँ लंबे समय के लिए। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। तो ये रिसेंसी बायस से भी बचना है आपको, कि जो पीछे हुआ उससे ही आपकी राय बन जाए। अभी समझो कोई आपका दोस्त था जिसने आपके लिए लाइफ में बहुत सारे काम किए, 3 दिन पहले उसने कोई ऐसी बात बोल दी कि आपके दिल को चुभ गई। आपने रिसेंसी बायस के हिसाब से कहा इसको हटाओ वाले, तो ये निर्णय आपका इतना गलत रहेगा कि 3 महीने बाद आप उससे माफी मांगने जाओगे, क्योंकि आपने अभी जो चीज आपके साथ हुई है उस आधार पे आपने निर्णय ले लिया कि ये इंसान अच्छा नहीं है। जबकि बाद में जब डाटा इकट्ठा होगा आपके दिमाग में तो पता लगेगा कि यार ये बंदा तो छोड़ने लायक था ही नहीं। तो रिसेंसी बायस मैं आपको जीवन के एग्जाम्पल से समझा रहा था। आपको समझना है कि जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, जब भी कोई कमोडिटी होल्ड कर रहे हैं 6 महीने के लिए, तो पीछे लंबे समय का चार्ट जरूर देखना और ये देखना कि रिसेंटली जो हुआ है उससे हमारी मानसिकता प्रभावित तो नहीं हो रही है। क्योंकि हमको मैनिपुलेट ऐसे ही किया जाता है। किसी इंसान ने आपको बहुत सताया, सताने के बाद में आके अभी 4 दिन से पुचकार रहा है, तो आपको उससे मोहब्बत हो जाएगी, आप बहुत खुश हो जाएंगे उससे। ठीक है? तो ऐसे एक इंसान के निर्णय लेने के तरीके गलत हो जाते हैं और आगे फिर वो भटकता रहता है। फिर बात आती है चॉइस पैरालिसिस। चॉइस पैरालिसिस मतलब इतनी सारी चॉइसेस आपने इकट्ठी कर ली सामने और निर्णय का कोई साहस के लिए एक तो इंट्यूशन चाहिए होती है कि भाई एक इंट्यूशन हो कि बस अब बहुत हो गया, एक टाइम दे दिया अपने आप को, अब निर्णय लेना है तो ले लिया, और इस बात का भरोसा रहा कि अब जो भी ले लिया वो कोई बहुत बुरा नहीं होगा, क्योंकि अब निर्णय तो लेना ही था। तो चॉइस पैरालिसिस में ऐसा हो गया कि बहुत सारे विकल्प सामने रख लेते हैं लोग और उसके बाद में कुछ भी चूज करना छोड़ के और टाल देते हैं निर्णय को उस समय के लिए। तो चॉइस पैरालिसिस मतलब लकवा मार जाना विकल्पों के मामले में। इतने विकल्प इकट्ठे कर लिए फिर आप पैरालाइज हो गए, दिमाग ने निर्णय लेना बंद कर दिया, आपने कहा जाने दो, नहीं खरीदते। आप गए किसी ड्रेस रेडीमेड शॉप पे, शोरूम में, आपने वो बहुत सारे ऑप्शंस इकट्ठे कर लिए, 5 घंटे हो गए हैं अभी तक आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो, फिर आपने कहा चलो आज जाने दो, देखेंगे फिर आएंगे तो देखेंगे। और बाद में इसका असर क्या रहेगा? अगली बार आप आए, आपको पता है निर्णय में मेरे को तकलीफ आती है, उसका रिएक्शन ऐसे आ सकता है, अगली बार आए, आते ही सामने जो चीज़ समझ में आई, खट 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 उठाई, पैसे दिए, फिर आ गए, बोले देखो इस बार मैंने ठीक कर लिया। तो फिर 4 दिन बाद मालूम पड़ेगा कि आप बेवकूफ़ बुद्धू बन के आ गए। तो चॉइस पैरालिसिस से भी कैसे बचना है कि अपने आप को एक टाइम डेडलाइन दो, अपने आप को एक सिलेक्शन की प्रोसेस दो सही वाली। अब आदमी 3000 स्टॉक की लिस्ट सामने लेके बैठ गया और अब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे गो कर रहा है, इसमें से कौन सा ले लूँ, कौन सा ले लूँ, कौन सा ले लूँ। तो इसका एक प्रोसेस होना चाहिए कि इसमें से टॉप 50 क्या है, क्यों है, म्यूचुअल फंड ने होल्ड कर रखा है या FII ने होल्ड कर रखा है। इसके बाद में फिर हम ये देख रहे हैं कि वो सेक्टर टॉप पे है कि बॉटम में है, सेफ लेवल पे है कि रिस्क लेवल पे है। फिर उसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें से फंडामेंटल्स किसके बेटर है और टेक्निकली किस में बाइंग के सिग्नल आ रहे हैं। ऐसा सोच के शॉर्ट लिस्ट करते हुए आए
100 का पहले 30 किया और 30 में से 15 या 20 चुन लिए और फिर अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन करके रख लिया, होगी बात खत्म। अब उसके बाद में मैं सही रहूँगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बिलीफ सिस्टम आपके अंदर होना चाहिए कि मेरी पूरी कोशिश करने के बाद अगर मुझे नुकसान होता है तो फिर मर्जी ऊपर वाले की, वो तसल्ली देने के लिए अच्छा है ना, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बात धार्मिक अधार्मिक होने की नहीं है। कभी कभी अपनी पूरी कोशिश कर देने के बाद छोड़ देना होता है। अभी आप पौधे को बो दो, जमीन में लगा दो और उसमें भी फिर बाद में उंगली करो, मतलब उसको उखाड़ उखाड़ के उसकी जड़ें देखो और सोचो कितना बढ़ गया कितना बढ़ गया, तो आप मार डालोगे उसको। तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक बार डिसाइड करने के बाद में छोड़ देना पड़ता है, तो वो पौधा पेड़ बनता है और आपकी उम्मीद से तो बहुत बड़ा बनता है। आप उसकी छांव में खड़े होके कभी बोल भी नहीं पाओगे कि यार एक दिन मैंने इसको लगाया था, यकीन नहीं होता ये वही है क्या। तो पोर्टफोलियो भी ऐसी ही चीज़ है। आप अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन या ट्रेडिंग के डिसीजन इन सातों बायसेस को दिमाग में रख के लेने वाले हैं। और इस पे इतनी बात हमने इसलिए की है कि ये चोर हैं जो हमारे मन में छुपे होते हैं और हम पूरी दुनिया में ढूंढते रहते हैं कि चोर किधर है। तो इन चोरों को पहचानिए अपने भीतर और इनको निकाल बाहर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।